गीता ज्ञान ब्लॉग को लिखते हुए पंडित जी सोच रहे हैं कि हम इंसान वैसे तो इस धरती की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज कहे जाते हैं, लेकिन कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं समझते कि इस इंटेलिजेंस पर ही शक होने लगता है। कल ही की बात जिसने पंडित जी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल उनकी कॉलोनी में ही दो सगे भाई छोटी सी प्रॉपर्टी के पीछे इतना लड़े कि नौबत हाथापाई तक आ गई और इसमें दोनों इंजर्ड भी हो गए। एक ही माँ बाप के दो बच्चे जिनका बचपन से लेकर जवानी तक हर पल साथ में बीता था, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। वो भी किस लिए? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जिसने यहीं रह जाना है। आज उन दोनों के पिता ने कॉलोनी के बुजुर्गों को बुलाया है ताकि सब मिलकर इन दोनों को समझा सके, मामला घर तक ही रहे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। पंडित जी को इन दोनों भाइयों नरेश और विकास के पिता जयपाल पर बड़ी दया आई। जिस एज में उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का सुख भोगना था, उस एज में वो अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनता हुआ देख रहा है। पंडित जी की आंखों में जयपाल की स्ट्रगल्स की कहानी जैसे फिल्म की रील की तरह चलने लगी। तब ये कॉलोनी नई नई बस रही थी, प्लॉट कट रहे थे, कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। उन्हीं दिनों पंडित जी के घर पर भी कुछ काम चल रहा था। मजदूरों में से एक था जयपाल, 20 के करीब एज का शाय सा लड़का, बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट भी था। जब काम खत्म हो गया और सब मजदूर जाने लगे तो जयपाल ने पंडित जी के फादर से कुछ और काम बताने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि ये कॉलोनी अभी बसनी शुरू हुई है, इस वक्त अगर यहां कोई छोटी मोटी शॉप या कुछ और काम शुरू किया जाए तो हमेशा के लिए जम जाएगा। जयपाल को यह सलाह अच्छी लगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकान खोल सके। उसने बहुत दिमाग लगाया और आखिर में प्रेस करने का काम शुरू कर दिया। तब वो इस कॉलोनी और आसपास के लिए एक लौता प्रेस वाला था। मेहनती और ईमानदार तो था ही, नेचर का भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कॉलोनी में ही एक पेड़ के नीचे वो सुबह सुबह अपना ठेला खड़ा करता, अपना सामान सेट करता और फिर पूरा दिन प्रेस करता रहता। सबको उसका काम बहुत पसंद था। लोग कहते कि जयपाल के प्रेस किए कपड़े एक हफ्ते भी रखो तो खराब नहीं होते। वो इन तारीफों पर बस शर्मा कर रह जाता। जयपाल और पंडित जी लगभग एक ही एज के थे, लेकिन जयपाल उन्हें भैया जी कहकर पुकारता था। बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करता था। चाहे मई जून की चुभती गर्मी हो या दिसंबर जनवरी की हड्डियां कपा देने वाली ठंड, कभी ऐसा नहीं होता जब जयपाल काम पर ना आता हो। उसने अब इतना कमाना शुरू कर दिया था कि अपना खर्च निकाल कर थोड़ा बहुत पैसा गांव में अपने पेरेंट्स को भेजने लगा था। उसने कॉलोनी के ही एक खाली प्लॉट पर प्लॉट ओनर की परमिशन लेकर अपने लिए छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। झोपड़ी के आसपास उसने खुदाई करके छोटी छोटी क्यारियां बना ली और उनमें सीजनल सब्जियां बोता था। खुद भी खाता था और कॉलोनी के लोगों को भी बांटता था। पंडित जी के फादर की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। उनको तो खुद खाने से पहले ताजी सब्जी पहुंचा देता था। 3-4 साल बाद जयपाल के घर वालों ने उसकी शादी तय करवा दी। उसकी पत्नी भी बड़ी सीधी साधी और मेहनती लड़की थी। उसका नाम सुशीला था। जब वो शादी के बाद पहली बार जयपाल के पास रहने आई, तब वो सबसे पहले उसे पंडित जी के परिवार से मिलवाने लाया था कि इस जगह पर यही लोग हमारे गार्जियंस हैं। पंडित जी के फादर और पूरे परिवार को उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। सुशीला ने भी जयपाल का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दोनों मेहनती तो थे ही और कॉलोनी भी लोगों से भर गई थी, इसीलिए उनका काम भी बहुत बढ़ गया था। दोनों मिलकर अच्छा कमा रहे थे। एक दिन जब जयपाल कपड़े देने आया, तब पंडित जी के फादर ने उसे रोक लिया और बिठाकर समझाया कि अब वो परिवार वाला हो गया है, आगे बच्चे भी होंगे, इसीलिए उसे अभी से उनके भविष्य के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां वो पत्नी के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा है, कल को अगर उसके प्लॉट का ओनर वहां घर बनाने लगे तो उसके पास रहने की जगह नहीं बचेगी और ऐसे में वो परिवार के साथ कहां भटकता फिरेगा। इसीलिए टाइम रहते हुए उसे अपने लिए घर का इंतजाम करना चाहिए। फिर उन्होंने जयपाल को कॉलोनी में ही एक छोटे से प्लॉट के बारे में बताया जो बिकाऊ था और उसके ओनर को तुरंत पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो सस्ते में वो प्लॉट बेचने को तैयार था। जयपाल ने मुसीबत के लिए कुछ पैसे बैंक में सेव कर रखे थे, लेकिन वो काफी नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रख दी और वो प्लॉट खरीद लिया। आज उसके पास छोटा सा ही सही अपना एक जमीन का टुकड़ा हो गया था। सुशीला और जयपाल इस बात से बड़े खुश थे। इस प्लॉट के एक हिस्से पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली
फिर कुछ साल के अंदर उनके 2 बेटे भी हो गए। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जो अपने आप में बहुत खुश था। जयपाल ने अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए सुशीला और जयपाल ने एक दूसरी कॉलोनी से भी प्रेस के कपड़े लाने शुरू कर दिए थे। दोनों ही अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बच्चे भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही थे और पढ़ लिख कर अब जॉब कर रहे थे। जयपाल ने अभी तक भी अपना काम नहीं छोड़ा था। उसका कहना था कि जब तक अपना शरीर काम कर रहा है हमें काम करते रहना चाहिए। उसी जयपाल के दोनों बच्चे अब इस प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले को अपना बिजनेस शुरू करना है और उसे पैसे चाहिए। छोटे वाला भी अपना बराबर का हिस्सा मांग रहा है, जिससे बड़े वाले को पैसे कम पड़ जाएंगे। और झगड़ा इसी बात का है। पंडित जी को इस बात का बहुत अफसोस था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहा था कि प्लॉट बिकने के बाद वो दोनों क्या करेंगे, कहां रहेंगे। जिन बच्चों के लिए दोनों ने दिन रात इतनी मेहनत की, अब उनके बच्चे उसका ये फल दे रहे हैं। शाम को 4-5 बुजुर्ग जयपाल के घर पर इकट्ठा हुए। सबने अपने अपने तरीके से नरेश और विकास को समझाया। दोनों सबकी बातें सर झुकाकर सुन रहे थे, लेकिन उन पर अमल कितना करने वाले थे ये कौन जानता था। अब पंडित जी की बारी थी। उन्होंने अपनी बात शुरू की श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की इच्छा छोड़कर स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तुम दोनों को इस श्लोक को सुनाने का मतलब यह है कि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत की, ये उनका कर्म था। अब तुम दोनों को अपना कर्म करना है और तुम्हारा कर्म एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने लिए अपनी सिचुएशन से लड़ना है। जिसे अपना बिजनेस खड़ा करना है उसे अपने हिस्से की मेहनत करनी है। जिसे घर या जमीन चाहिए उसे अपने हिस्से की। इसी संघर्ष को भगवान ने युद्ध कहा है। अगर तुम दोनों अपनी अपनी मैं यानी ईगो छोड़कर बिना सक्सेस या फेलियर की परवाह किए बिना अपना कर्म करो, अपने काम को पूरी तरह मेरे हवाले यानी भगवान के हवाले कर दो, मतलब मुझ पर विश्वास रखो, तो तुम वो सब जरूर पालोगे जिसकी इच्छा रखते हो। जो तुम्हारा नहीं है, जिसे तुमने अपने कर्म से नहीं कमाया है, उसके लिए लड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। नरेश और विकास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों ने पंडित जी के पैर छू लिए। पंडित जी ने भी उन्हें गले से लगा लिया था। घर लौटते हुए पंडित जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को प्रेम से भर देने की प्रार्थना कर रहे थे। बधाई हो, आपका डेली गोल कंप्लीट हो गया है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी अभी अभी मार्केट से लौटे हैं। इतनी भीड़ भाड़ कि उनको तो घबराहट ही होने लगती है। बहुत कोशिश करते हैं कि मार्केट ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी अब महीने में 1-2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। आज भी कुछ बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा। गीता पढ़ते पढ़ते पंडित जी भी फिलोसोफर हो गए हैं। सारा दिन हर बात के पीछे की फिलॉसफी ढूंढते रहते हैं, लेकिन डिस्कस बस उनके साथ ही करते हैं जिनका उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट के किसी को ज्ञान देना मतलब उस ज्ञान की बेइज्जती करना ही होता है। आज मार्केट में एक बहुत पुराने जान पहचान वाले एक इंसान मिल गए। पहले तो पंडित जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उनके बार बार कहने पर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि हाँ, ये तो वर्मा जी हैं। अरे वही जिनकी शहर में मशहूर मिठाई की दुकान है। सुना है अब तो ऐसी कई दुकानें शहर के अलग अलग हिस्सों में खोल ली हैं। जब इनकी एक ही दुकान हुआ करती थी तब ये उसी दुकान पर बैठते थे और पंडित जी अक्सर वहां से मिठाइयां वगैरह खरीदते थे। अब तो वर्मा जी वहां नहीं बैठते और पंडित जी खुद भी बाहर का कुछ नहीं खाते। पिछले कुछ सालों से एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं पंडित जी और उनकी पत्नी सरला जी। हालचाल पूछने के बाद वर्मा जी पंडित जी को जबरदस्ती अपनी शॉप पर ले गए। पंडित जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वर्मा जी ने इतने प्यार से उन्हें बुलाया कि मना न कर सके। जब तक पंडित जी के बच्चे छोटे थे तब तक तो वो वर्मा जी से लगभग रोज ही मुलाकात करते थे, क्योंकि बच्चे रोज कुछ न कुछ फरमाइश ही किया करते थे। अब इतने साल बाद मिलना हुआ तो वर्मा जी बहुत खुश हो गए। शॉप बहुत अच्छी और मॉडर्न इंटीरियर वाली थी।
पंडित जी ने बहुत तारीफ भी की। वर्मा जी बोले कि उनकी बड़ी बहू इंटीरियर डिजाइनर है, उसी ने सब डिजाइन किया है। इसके बाद बच्चों के बारे में बातचीत शुरू हुई। वर्मा जी की 2 बेटियां हैं जो अब शादीशुदा हैं और एक बेटा है जो वर्मा जी के बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। अब तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने भी शुरू कर दिए हैं, वर्मा जी ने बताया। पंडित जी ने उनके परिवार की इस ग्रोथ पर खुशी जाहिर की। और वर्मा जी, आपके छोटे भाई साहब कैसे हैं? दरअसल पंडित जी का वर्मा जी के छोटे भाई से ज्यादा अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों लगभग हमउम्र थे और दुकान पर भी ज्यादा वर्मा जी के भाई ही मिला करते थे। कई साल हुए उनका स्वर्गवास हुए, वर्मा जी ने बेहद दुखी स्वर में कहा। क्या? कैसे? पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। लंबी कहानी है ब्रजभूषण जी, वर्मा जी ने कहा। उसके बाद वर्मा जी ने एक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। वर्मा जी ने बताया कि जब उनकी शहर में एक ही दुकान थी तब सब सही चल रहा था। यह दुकान उनके दादा की बनाई थी और उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन थी। उनके पापा के बाद अब वे दोनों भाई इसे चला रहे थे और सब ठीक भी चल रहा था। वर्मा जी के छोटे भाई ने अपनी मर्जी से कभी शादी ना करने का फैसला किया था। वैसे तो वर्मा जी, उनकी पत्नी और सभी रिश्तेदारों ने उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसीलिए सबने एक टाइम के बाद उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वर्मा जी के बेटे ने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। उसने शहर में ही शॉप की ब्रांचेस खोलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर हम दोनों भाइयों को एतराज था। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम अपनी निगरानी में सब कुछ तैयार करवाते थे, सामान की क्वालिटी पर पूरी नजर रखते थे और इसी वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू भी थी। अगर और ब्रांचेस भी होंगी तो ये क्वालिटी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने हमारी एक बात नहीं सुनी। आखिर उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। उसने एक के बाद एक 4 ब्रांचेस खोल ली और हम सब पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसे बिजनेस में प्रॉफिट देखना था, लेकिन हमें साथ में अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी बचानी थी। मेरे भाई की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। हमने उसका ट्रीटमेंट इस शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। जब सब तरह का इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे भाई ने एक इच्छा जाहिर की कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बनारस में बिताना चाहता था। मैंने अपने बेटे से कहा कि हम दोनों भाइयों को बनारस भेज दें, लेकिन मैं खुद भी अच्छी सेहत में नहीं था, इसीलिए बाकी फैमिली ने मेरे जाने पर ऐतराज जाहिर किया। लेकिन मेरा बेटा खुद भी जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे अपने बिजनेस के लॉस का डर था। मेरा भाई बोलता रह गया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर उसकी डेथ हो गई। मेरे मन में इस बात का बहुत दुख है कि मेरे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ये सब बताते हुए वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने उन्हें हाथ थामकर दिलासा दिया कि अब जो होना था वो हो गया। आप अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। घर लौटते हुए पंडित जी इसी बात के बारे में सोचते जा रहे थे। जब भी वे इंसान के दुर्गुणों के बारे में सोचते हैं, तब सबसे पहले उनके दिमाग में आता है लोभ, यानी लालच। ये एक ऐसा दुर्गुण है जो इंसान को अच्छे बुरे की पहचान करना भुला देता है। जितना लालच के दलदल में गिरते जाते हैं, अच्छा इंसान बनने, अच्छे कर्म करने से दूर होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् तत् त्रयम त्यजेत। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने 3 बातों से बचकर रहने को कहा है, क्योंकि ये 3 अवगुण हमें सीधे नर्क में ले जाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को नर्क बना देते हैं। ये 3 अवगुण हैं काम यानी कुछ पाने की लालसा, गुस्सा और लालच। ये सब बुराइयों की जड़ है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि अगर अपनी भलाई चाहिए हो तो इन तीनों से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। वर्मा जी के बेटे को भी लोभ ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे अगर वो समय रहते बाहर ना निकला तो बहुत बुरा होगा। लाइफ में एम्बिशियस होने और लालची होने में फर्क है और इस फर्क को कई लोग नहीं समझ पाते हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी पंडित जी के गीता ज्ञान से काफी इंप्रेस्ड है।
जब भी पंडित जी अपने रूटीन चेकअप के लिए उनके पास जाते हैं तो जोशी जी जरूर ये बात पंडित जी को बताते हैं कि वे हमेशा उनका ब्लॉग पढ़ते हैं और अब तो उनके पिताजी भी पढ़ते हैं। ऐसी ही एक विजिट में डॉक्टर साहब ने पंडित जी से एक रिक्वेस्ट की कि अगर पंडित जी के पास थोड़ा सा टाइम हो तो उनके एक डॉक्टर दोस्त पंडित जी को अपनी क्लिनिक पर बुलाना चाहते हैं। उनके दोस्त कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। पंडित जी को अब कहीं आने जाने में परेशानी होती है। उम्र अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि उनके जाने से किसी को जरा सा भी फायदा हो सकता है, वहां जाने के लिए वो मना नहीं कर पाते। डॉक्टर जोशी ने अपने दोस्त डॉक्टर मलिक से बात की और पंडित जी से पूछकर एक दिन फिक्स कर लिया। उस दिन के लिए डॉक्टर मलिक ने अपनी ओपीडी भी कैंसिल कर दी थी। सुबह 10 बजे डॉक्टर जोशी पंडित जी को लेकर उनके घर पहुंच गए थे। ठीक 11 बजे वो लोग डॉक्टर मलिक के क्लिनिक में थे। डॉक्टर मलिक ने अपने सभी पेशेंट्स को बुला रखा था, ज्यादातर आ भी रखे थे। डॉक्टर मलिक ने पंडित जी से सबका इंट्रोडक्शन कराया। पेशेंट्स में हर उम्र के लोग थे। बड़े दुख की बात यह थी कि कुछ बच्चे भी थे। जिन बच्चों को अभी जिंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो बच्चे अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है कि इंसान बस देख सकता है, उसके खेल में अपना दांव नहीं चल सकता। पंडित जी ने डॉक्टर मलिक से रिक्वेस्ट की कि बच्चों का सेशन अलग से रखा जाए, क्योंकि बड़ों की बातें उन्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, डरा भी सकती हैं। इस बात को डॉक्टर मलिक ने भी समझा और बच्चों को अपने स्टाफ के साथ खेलने भेज दिया। पंडित जी सोच रहे थे कि इन सब लोगों को मैं क्या कहूं। क्या ये लोग अभी किसी तरह की ज्ञान की बात सुनना चाहेंगे, या इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इनकी सुन सके, इनका दुख, इनका दर्द, या इस सब से अलग बस एक नॉर्मल इंसान की तरह इनकी बातें सुने। पंडित जी ने इसी बात से बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उपदेश तो वे वैसे भी नहीं दे सकते, लेकिन आज तो उनका बस मन बात करने का है, और वो भी जैसी बातें आप लोग चाहें। हॉल में करीब 20 लोग थे। सब यही सोचकर आए थे कि गीता ज्ञान के रूप में कुछ नया जानने को मिलेगा। एक साहब खड़े हुए और बोले कि पंडित जी, हम तो आपसे सुनने आए हैं, इसीलिए जो आपका मन हो बात कीजिए। अब फिर से बॉल पंडित जी के पाले में थी। ठीक है, फिर आज हम सब लोग वो बातें करेंगे जो हम किसी से नहीं करते। उस डर को सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे जो हम सबसे छुपाते हैं। आप में से जो भी इस बारे में बात करना चाहें कर सकते हैं। कुछ देर हॉल में सन्नाटा रहा। फिर एक सज्जन खड़े हुए। डॉक्टर मलिक ने कहा कि अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो बैठकर भी अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन वे सज्जन खड़े होकर बात करने में कंफर्टेबल थे, इसीलिए उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजकुमार है, मैं 55 साल का हूं। फैमिली में मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बेटा भी। हमारा बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस है। लाइफ में हर वो चीज है जिसकी कोई इच्छा कर सकता है, लेकिन पिछली साल मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ और तब से सब कुछ बदल गया है। अब मैं हर वक्त अपनी तरफ बढ़ रही मौत की आहट सुनता हूं। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बात से भी मुझे यही फील होता है कि मैं अब मरने वाला हूं। मैं बहुत चाहता हूं कि जितना भी टाइम मेरे पास है उसे अच्छे से एंजॉय करूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। इतना कहते कहते राजकुमार जी का गला भर गया। राजकुमार जी के बैठते ही एक लेडी ने हाथ उठाकर बोलने की परमिशन मांगी। वो बोली कि उन्हें भी राजकुमार जी की तरह ही हर वक्त यही खौफ रहता है कि कभी भी मौत आ सकती है। फैमिली के लोग सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुझ पर दया कर रहे हैं। सोचती हूं कल को मैं नहीं रही तो जिस घर को बनाने में एक एक चीज जोड़ने में इतने साल लगा दिए, इन सब का क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। और बीमारी से ज्यादा तो मौत का यही डर मुझे अंदर से खाए जा रहा है। वो लेडी इतना कहकर बहुत जोर से रोने लगी। उनके बगल में बैठी दूसरी लेडी ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ देर के लिए माहौल बहुत भारी हो गया था। पंडित जी ने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया। अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूं तो ये पूरी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि आप जिस दर्द और डर से गुजर रहे हैं उसे मैं शायद आधा भी नहीं समझ सकता, लेकिन आधा समझकर भी मुझे पता है कि ये कितना भयावह होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो हमारे इस डर को भगा ना सके तो कम से कम ही कर दे? क्या कोई ऐसी बातें हैं जो हमें सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति दे दे? तो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूं ऐसी ही एक बात बताने की। अगर इससे आपका डर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। फर्क यह है कि मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का। इसीलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है, उसे और कुछ याद नहीं रहता। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती है। मौत सिर्फ शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर यानी कभी न बूढ़ी होने वाली है, और अमर यानी कभी न मरने वाली है। किसी शरीर के साथ आत्मा कब तक रहेगी ये पहले से ही तय होता है। किसी शरीर के साथ कम तो किसी के साथ लंबा समय बिताती है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को सच मानते हैं, जबकि सच आत्मा है। अगर हम ये जान लें तो हमें कभी भी मौत से डर नहीं लगेगा। हमारे शरीर जो भी कष्ट झेलते हैं वो सब हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसीलिए अगर अभी कष्ट है तब खुद को यह समझना है कि अगले सफर में आसानी होगी, और साथ ही अच्छे कर्म भी करते चलना है। मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है, इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। हम उस दिन के लिए घबराते हैं जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम ये तक नहीं जानते हैं कि वो दिन कौन सा होगा। क्या पता जो आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं उनके शरीर आपसे पहले नष्ट हो जाएं। इस तरह से तो मौत के इंतजार में जो जिंदगी बची है उसे भी ना जीना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात और कही है, कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में खुद को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम में से हर कोई इस जीवन और मौत के जंजाल से बचना चाहता है तब उसे खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। भक्ति ही हमें इस चक्र से छुड़ा सकती है, वरना यह हमेशा चलता रहेगा और हम हमेशा इसी दुख से गुजरते रहेंगे जिससे गुजर रहे हैं। चीजों से मोह भी हमारे दुख का बड़ा कारण है। हमारे बाद हमारे घर, हमारी परिवार, हमारी चीजों का क्या होगा, यह चिंता करना ही बेकार है। किसी के चले जाने के बाद भी सब कुछ चलता ही रहता है, रुकता कुछ भी नहीं है। इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। पंडित जी की बातों से सब लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली। अगली बार जल्दी ही मिलने का वायदा करके पंडित जी ने सबसे विदा ली। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि सब लोग अपने अपने सच स्वीकार करें और उन्हें शांति मिले। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के ब्लॉग में काफी सारा रीडिंग मटेरियल जमा हो गया था। उनके एक रीडर की एडवाइस थी कि अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंटरनेट यूज करना नहीं आता और बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो। इसीलिए पंडित जी को अपने आर्टिकल्स का एक कलेक्शन प्रिंट करवाना चाहिए। पंडित जी भी इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस कलेक्शन को बेचकर पैसे कमाए जाएं। उनकी बस यही इच्छा थी कि लोगों तक सिंपल से सिंपल भाषा में गीता ज्ञान पहुंच सके। इसी बारे में बात करने पंडित जी अपनी कॉलोनी के महेश जी के यहां पहुंचे। महेश जी का प्रिंटिंग का बहुत पुराना काम था। पंडित जी हालचाल पूछने के बाद सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। उन्होंने पब्लिशिंग पर आने वाले खर्च वगैरह की सारी डिटेल्स महेश जी से पूछकर अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर ली। इस बीच महेश जी ने उनके लिए चाय बनवा ली। पंडित जी ने महेश जी से पूछा कि उनकी प्रेस में जो भोला नाम का लड़का काम किया करता था वो अब कहां है। भोला का नाम सुनकर महेश जी अचानक उदास हो गए। उन्हें 20 साल पहले की वो रात याद आ गई जब भोला उन्हें पहली बार मिला था। उन्होंने सारी कहानी पंडित जी को सुनानी शुरू की। जुलाई का महीना था, मॉनसून अपने पूरे जोर पर था। उस दिन भी सुबह से जो बारिश शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश जी ने नया नया प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया था। रात लगभग 8 बजे थे। तेज बारिश में निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
इसीलिए महेश जी प्रेस के ऑफिस में ही बैठकर बारिश के थोड़ा कम होने की उम्मीद कर रहे थे। अचानक उन्हें ऑफिस के दरवाजे पर कोई दिखा। बाहर अंधेरा था, इसीलिए बस इतना समझ आ रहा था कि कोई बच्चा है। महेश जी को लगा कोई बच्चा भीगने से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। वे दरवाजे तक गए और दरवाजा खोलकर उस बच्चे को अंदर आने को कहा। वो बेचारा सर से पांव तक पूरी तरह से भीग चुका था, इसीलिए अंदर आने में झिझक रहा था। महेश जी को उस बेचारे पर बहुत दया आई। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत गरीब है। महेश जी के कहने पर वो अंदर आ गया। उन्होंने उसे ऑफिस में रखा तौलिया देकर खुद को सुखाने के लिए कहा। फिर उससे उसका नाम पता पूछा। उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम भोला है और वो अनाथ है। वो एक ढाबे पे काम करता था, लेकिन कल ढाबे का मालिक गांव चला गया और तब से उसके पास रहने खाने के लिए कोई जगह नहीं है। महेश जी ने उस बच्चे को गौर से देखा। वो लगभग 10 साल का लग रहा था, उनके बेटे रोहन की एज का। उन्हें उस बच्चे का हाल देखकर बहुत बुरा लगा। इतनी देर में बारिश भी रुक गई थी। महेश जी ने उस बच्चे को अपने साथ चलने को कहा। वो चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर महेश जी ने अपनी पत्नी से रोहन के कुछ कपड़े भोला को देने को कहा और फिर खाना भी खिलाने को कहा। जब भोला खा चुका तब महेश जी ने उसे बुलाया और कहा कि कल से वो महेश जी की प्रेस में रहेगा। सुबह स्कूल जाएगा और शाम को प्रेस में छोटे मोटे काम करेगा। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसके रहने और खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। भोला बहुत मेहनती बच्चा था।